ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमेरिका पीपुल्स वॉइस। आज उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण का मतदान हुआ और इनके बीच ही जो करीब 10 जिलों के अंदर चुनाव हुए, 57 सीटें थी। इन 57 सीटों के अंदर किस प्रकार से जो सीटें सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटों के ऊपर जो तमाम लोगों की नज़र उन सीटों के ऊपर बनी हुई है, उन सीटों की बात करेंगे। आपको बताने की कोशिश करें तो किस प्रकार से खास जो सीटें हैं, जैसे आप मान लीजिए गोरखपुर की सीट ले लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी से छूटकर समाजवादी पार्टी में गए थे, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस प्रकार से लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टियां अगर मानी जाए तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों के बीच ही मेन जो है वो लड़ाई देखने को मिली है। बात करेंगे दिग्गज नेताओं की, इन जो खास सीटें जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिनकी पूरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की नज़र है, इनके ऊपर बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनको ये सीट दी है फाजिल नगर से, तो वो वहां से किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा आ रही है कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सपा में आए थे, उनको उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सीट उनको सौंपी गई है। कमजोर या भारी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ये सीट चुनी है जहां से वर्तमान में वो विधायक है। उस सीट पर वो जाना नहीं चाहते थे, उन्हें पता था कि उनका विरोध हो रहा है और शायद जीते या ना जीते, इसके चलते उन्होंने ये सीट चुनी फाजिल नगर से। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पे शर्त रखी, अगर आप फाजिल नगर से सीट मिलेगी तो आपको मिलेगी, आपके बेटा को सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सपा की थोड़ी मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सपा के लिए क्या परेशानी है स्वामी प्रसाद मौर्य के, कि समाजवादी पार्टी के साथ जो 30 साल से नेता थे और पिछले कई सालों थे, यानी करीब 10 साल से जिलाध्यक्ष थे, इलियास अंसारी, वो आपको बता दें कि बताए जा रहे हैं कि सभी धर्म, जाति, मजहब से जुड़े हुए नेता रहे हैं और वो एक जमीनी तौर से मजबूत नेता है। उनका कार्य कैडर उनका अच्छा रहा है और वो भी बीएसपी से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो और वर्तमान में जो है यहाँ पे बीजेपी के एक विधायक वो कुशवाहा वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पे फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य के इलियास अंसारी से चुनाव लड़ने की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर इस सीट पर इलियास अंसारी मुस्लिम समाज के साथ दलित वोट अगर खींचने में बसपा का दलित वोट और मुस्लिम समाज से वो आते हैं, अगर वो मौर्य को बीजेपी के जो कारण या किसी भी बातों को जनता में ये पहुंचाने में कामयाब रहते हैं कि मौर्य सही नहीं है मुस्लिम समाज के लिए, तो उस हिसाब से आपको बता दें कि मौर्य के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं इलियास अंसारी। इसे कमजोर नहीं माना जा सकता। कल मैं जो लोकल वहाँ के लोक पत्रकार है उनसे भी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने ज़्यादातर यही कहा कि ऐसा ना हो कि बीजेपी और सपा की लड़ाई में कहीं इलियास अंसारी चुनाव ना जीत जाए, और इलियास अंसारी को काफ़ी मजबूत भी माना जा रहा है। हालांकि वो एकदम साधारण छवि के व्यक्ति है और सपा के मजबूत नेता भी थे, लेकिन अखिलेश यादव को क्या है कि बड़े नेता आए थे तो इस वजह से उनको सीट देना जरूरी था और उनकी टिकट कट गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर इलियास अंसारी 5% 10% वोट सपा का ले आता है और बीएसपी का वोट उन्हें मिल जाता है, तो बहुत बड़ी आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उनको जीतना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी में आए हो, वो दावे भी बड़े बड़े कर रहे हैं, तो उनको जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जीत पाएंगे तो जनता उसके बाद उनके ऊपर ही सवाल करेगी। इसी के साथ ही खास करके बात करते हैं, यहाँ पे आज गोरखपुर के अंदर भी चुनाव हुआ। गोरखपुर खास सीट मानी है, क्योंकि गोरखपुर से ही यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये सीट खास ये भी है क्योंकि यहाँ से जो सुभावती शुक्ला, वो बीजेपी की नेता थी, दिग्गज नेता, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से जाकर वो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ खास इसलिए भी होती है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तरीके से ऐलान किया कि वो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के सामने ही चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस प्रकार से उनकी भी साख ये रहेगी, क्योंकि पहली बार पार्टी में मैदान में उतर रही है उन्होंने। अगर वो जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन खास करके उनको कितना वोट बैंक मिलेगा, उनके साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, वो पूरे यहाँ पे जो जिस प्रकार से जुटे हुए हैं गोरखपुर के अंदर, तो वो उनके लिए भी एक बड़ा सम्मान रहेगा। ये किस प्रकार से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? गोरखपुर शहर की सीट हॉट सीट है, इसमें कोई दो शंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सबसे बड़ी बात दिलचस्पी है कि जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, आसपा, कोई भी पार्टी का, सब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी यहाँ से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचेगा वो पहली बार ही पहुंचेगा। अब दूसरी बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए वास्तव में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी ताकत
यानी कि पिछले कुछ दिनों से तो उन्होंने बाकी जो अपने कैंडिडेट कहाँ खड़े किए थे नहीं किए थे उन सभी को भुलाकर पूरी गोरखपुर में उन्होंने एक तरीके से ताकत लगा दी थी। उस ताकत में आप इतना देख सकते हैं कि भीम आर्मी की पूरी टीम के साथ साथ पूरे भारत के जो भीम आर्मी अपने आप को मजबूत संगठन बताती है कि जहाँ पे हमारे इतने कैंडिडेट हैं, उनके भी मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्यों के लोग भी वहाँ पे उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो यानी कि चंद्रशेखर आजाद की साख दांव पर है। जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहला चुनाव लड़ा था और उस समय मायावती जी ने भले ही वो चुनाव हारा, लेकिन वो चुनाव में उन्होंने वोट इतना ज्यादा, उस समय करीब 44-45 हजार वोट हासिल किया था, जो कि आपको बता दें कि राजनीति में एक तहलका मच गया था। और उस समय आपको बता दें कि उन्होंने एक परिवर्तन, ऐसे में आपको बता दें कि अगर इस सीट पर योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े, बीजेपी की मजबूत सीट है, अगर यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आजाद सेकंड राउंड तक पहुंच जाते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं और करीब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सामने 60 से ऊपर वोट ले लेते हैं, 60,000 से ज्यादा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी ओर, और जीत जाते हैं तो आपको बता दें कि वो वास्तव में एक इतिहास रचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बहुत, मतलब एक तरीके से नहीं कहना चाहिए परिणामों से पहले, लेकिन अगर वहां पे हुआ तो चंद्रशेखर के लिए भी बहुत, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भीम आर्मी और पूरी आजाद समाज पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी थी। और चंद्रशेखर आजाद कितने मजबूत है ये इसी सीट पर महत्व करेगा, क्योंकि बाकी जिलों में जहां भी चुनाव है इतनी ज्यादा कोई परफॉर्मेंस आसपा की ज्यादा नहीं रही है, लेकिन चंद्रशेखर यहां पर हो सकते हैं, अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो उनकी पार्टी की जो है एक तरीके से चर्चा में जरूर रह पाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इतना नहीं कहा जा सकता कि चंद्रशेखर, और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस भी बहुत मजबूत है। पिछले साल के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, तो सपा और कांग्रेस भी वहां पर मजबूत है। और कांग्रेस की इस बार युवा नेता चुनाव लड़ रही है, तो वो भी काफी आपको बता दें कि एक तरीके से मजबूत है। और बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में, तो वो भी अच्छा खासा वोट खींच सकता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को वहां पे वोट कौन से तोड़ेंगे और किस तरीके से वो वोट खींचेंगे, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने वोटों तक वो पहुंच पाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब वोटिंग हो रही थी तब भी चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर में थे और हर बूथ पर जाकर वो चेकिंग कर रहे थे। तो यानी कि चंद्रशेखर आजाद को अपने आप को साबित करना है इस सीट पर कि वो कहां पर खड़े। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात रही है। इसी के साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से कुछ महीनों पहले बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रामअचल राजभर और लालजी वर्मा, जो काफ़ी सालों से बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, वो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी पे आरोप भी लगाए थे। और इसी के साथ ही उन्होंने दावा भी किया था कि जो पूरा बहुजन समाज है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दांव पे लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको साबित करना होगा कि वो सही है और बाकी जो बहुजन समाज पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाए हैं वो गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए, दिग्गज नेता है, कितना समाज उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको जीत हासिल करनी होगी। उनके सामने भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत चेहरों को मैदान में उतारा। तो बड़ी ये मुकाबला है वो देखने को मिलेगा लालजी वर्मा और रामअचल राजभर के लिए। कितना यहाँ पे जो मुकाबला ये कड़ा रहेगा, किस प्रकार से वो क्या कुछ करेंगे। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों के लिए मुकाबला कड़ा है। इसमें इस बात को देखा जा सकता है कि जो रामअचल राजभर, लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी में जब हुआ करते थे तब आधे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते थे। उनको आपको बता दें कि आधे उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब सीटों पर प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी में आने के बाद लालजी वर्मा, रामअचल राजभर सिर्फ इस बात पर टिके हुए हैं कि जैसे तैसे करके उनकी खुद की सीट बच जाए। अखिलेश यादव के साथ वो सिर्फ अंबेडकर नगर की रैली के अलावा किसी भी रैली में नजर नहीं आए। तो अखिलेश यादव भी ये सोच कर ले गए थे कि रामअचल राजभर को लेने से राजभर समाज का अच्छा वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन रामअचल राजभर सिर्फ अपनी सीट पर हो गए। लालजी वर्मा की भी यही स्थिति है। दोनों नेता इस बात को जानते हैं कि अगर चुनाव हार गए तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुत बड़ी नेता, और वो आपको बता दें कि किसी उनको साथ कोई धोखा करने वाले को वो आपको बता दें कि बख्शने में के मूड में कमी रहती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें भी अपनी ताकत दिखाने का है कि बीएसपी से अलग होने के बाद भी उनकी ताकत है। और बसपा के लिए है कि रामअचल राजभर हमारे लिए कुछ नहीं है। जैसे कि बहन जी कहती है कि भाई हमारे पार्टी में आते हैं और जाते रहते हैं लोग, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उस बात को साबित करने का भी दम बीएसपी को भी दिखाना है और रामअचल राजभर को, लालजी वर्मा को भी दिखाना है। दोनों ही आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चलिए इसी के साथ ही बात करें तो अब आज जो है अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर के अंदर भी मतदान हुए। इसी बीच इन दोनों जिलों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में गए थे। और इनके अंदर यहाँ पे जो रितेश पांडे हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके पिता राकेश पांडे, उन्होंने भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो चले गए थे। लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेता थे वो चले गए। तो कहीं ना
कहीं अब यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये सम्मान की बात होगी, क्योंकि उनको गढ़ माने जाते हैं। उनको साबित करना होगा कि जो नेता चले गए हैं उनसे पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, वो आज भी उन पार्टी की उन गढ़ों के अंदर, उन जिलों के अंदर अपना महत्व रखती है। तो वो सम्मान के लिए वो किस प्रकार से कितनी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बसपा के लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश में ही सम्मानजनक है, बसपा हो चाहे सपा हो, क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार चुनाव हार रही है। तो ऐसे में दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी साख बचाने के लिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। या फिर आपको बता दें कि जीत भी नहीं सकती तो वो इस तरीके से लड़े, दोनों चाहे सपा हो या बसपा, कि वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर छोड़ दे और सपा और बसपा दूसरे पहले नंबर पर रहे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी पहले रहे दूसरे। लेकिन अगर ये दोनों पहले दूसरे पर रहती है, भाजपा तीसरे नंबर पर जाती है, तब इन दोनों पार्टियों की साख तो सही मायने में बचेगी। बाकी तो आपको बताया कि अपना अपना वोट बैंक भी बचाना तो इनकी खुद की चुनौती है, वरना पार्टी के लिए और राष्ट्रीय स्तर के लिए हर जगह पर चुनौती होती है। क्योंकि अखिलेश यादव अपना नेतृत्व जब से उन्होंने संभाला उसके बाद वो बड़ा चुनाव अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए। गठबंधन उन्होंने हर पार्टी से कर लिया लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। और बीजेपी बसपा के लिए भी यही है कि जब से 2012 से वो सत्ता में गए हैं, 7 से 12 के बाद, उसके बाद उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली। हालांकि 19 में 10 सीटें मिली, लेकिन उस सीट को वापस अपनी बातों को दोहराने के लिए 22 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 5 साल में बहन जी का स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पर भी काफ़ी है, लेकिन इसलिए बसपा के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से हमने तमाम सीटों की बात की जो इन उत्तर प्रदेश के छठे चरण के अंदर महत्वपूर्ण थी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल